हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PWOliS फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण स्टार्ट हो चुका है। और आज हमारा इसका सेकंड क्लास है जिसमें कि हम बात करेंगे इंटीरियर और जो हमारे अर्थ का इनसाइट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे, इंटीरियर की बात करेंगे। तो चैप्टर 1 आई होप आप सभी का क्लियर हो गया होगा। एनवायरनमेंट जो पर्यावरण वाला चैप्टर था क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने काफी बेसिक से लेके जो स्टैंडर्ड है इसकी बात की थी, है ना। और स्टैंडर्ड प्लस मैंने आपको काफी ढेर सारा होमवर्क भी दिया था कि आपको किस तरीके से जो बेसिक आपका जो टर्मिनोलॉजी है उसको भी कंप्लीट करनी है ना। आई होप, मैं मान लेती हूँ काफी सारे बच्चों ने होमवर्क किया होगा। ठीक है, अब आज हम बात करने वाले हैं इनसाइड आवर अर्थ की एंड अर्थ चेंजिंग अर्थ की। ठीक है, इनसाइड आवर अर्थ एंड अर्थ चेंजिंग अर्थ की, किस तरीके से हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, अगर हम उसके अंदर देखें, इनसाइड अगर हम उसके देखें, तब वहां पर किस तरह का स्ट्रक्चर है पूरा, उसको क्या कहते हैं, है ना। कहां पर सॉलिड है, कहां पर सॉलिड प्रोफाइल है, सॉलिड पोर्शन है, कहां पर हम देखेंगे कि लिक्विड है। ठीक है, इन सभी की बात हम करेंगे। अर्थ का अगर हम क्रस्ट देखें, सेंटर पार्ट देखें, वह कैसे बना है, किन धातुओं से बना है, इन सभी की बात हम करेंगे। अर्थ चेंजिंग अर्थ जो आपका चैप्टर है इसमें बताया जाता है कि जैसे कि हमारा जो लिथोस्फीयर है ना, जो सॉलिड पोर्शन ऑफ द हमने क्रस्ट देखा था, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिथोस्फीयर हमने देखा था, 7 इंपॉर्टेंट आपके जो मेन कॉन्टिनेंट्स है ना, महाद्वीपों की हमने बात की थी, ये बेसिकली मूवमेंट कर रहे हैं। और अगर ये मूवमेंट कर रहे हैं उसका रीजन क्या है, मूवमेंट में हम वॉल्केनो और जो अर्थक्वेक है इसकी बात करेंगे। तो ये दो चैप्टर्स आपके एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इनसाइड आवर अर्थ, इनसाइड आवर अर्थ। ठीक है, देखो हम सभी जानते हैं, पहले तो मैं ये बता दूं कि आखिर इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले कि आखिर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए थे कि हिंदी भी मैम आप बता रही हैं तो इससे इजी लग रहा है ना। तो बाइलिंगुअल एक तरीके से हम चलने देते हैं। इतना मैं मान लेती हूँ कि आप सभी को हिंदी समझ में आता है। ठीक है, दूसरे ग्रह के नहीं है। इनसाइड आवर अर्थ, हाँ हो सकता है कि टर्म्स जो है इसमें थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इनसाइड आवर अर्थ, पृथ्वी के अंदर। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। दो तीन बातें जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम देखेंगे इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्वेश्चंस आते हैं यहां से, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज मैंने क्वेश्चन नहीं ऐड किए, ठीक है, आज क्वेश्चन जो है इसके ऐड नहीं किए हैं। जैसे कि कल की क्लास में काफी क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। अब इसके जो क्वेश्चन है वे अपकमिंग जो आपके सेशंस होंगे उसमें मैं सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अच्छा, और एक बात और सुनो, इनसाइड अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, आगे आपको एक स्पेशल चैप्टर क्लास 11 में फिर से मिलता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिसमें हम इन्हीं सब बातों को बहुत स्टैंडर्ड के साथ और भी डीप इंफॉर्मेशन के साथ पढ़ते हैं। यहाँ ये चैप्टर आपका फिनिश नहीं होगा। अगर यहाँ पर इस चैप्टर का 40% है तो 60% अभी बचा हुआ है, जो कि अपकमिंग आपकी जो स्टैंडर्ड क्लास 11 वाली बुक है उसमें कंप्लीट होगा। क्लियर। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चलो खैर इस आगे सब डिवाइड बाद में करते हैं। इसके अलावा हमें इसमें बात करनी है शैल व खनिज की, रॉक्स एंड मिनरल्स, शैल व खनिज, शैल व खनिज। ठीक है, रॉक एंड मिनरल्स। और तीसरा हम इसमें देखेंगे रॉक साइकिल। ढेरों क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको बोलेंगे शैल चक्र। कई दफा क्वेश्चंस जो है यूपीएससी पूछ चुका है इन सब से। ठीक है, अब देखो, जब हम आंतरिक संरचना की बात करते हैं, पृथ्वी के अंदर क्या है,
तो ये जो आंतरिक संरचना है ना, बेसिकली इसको हमने इंपॉर्टेंट, हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट पार्ट जो आप सबसे ऊपर दिखते हैं, जिसको कि हम कहते हैं क्रस्ट, जिसको कि हम कहते हैं भूपर्पटी, ठीक है। सेकेंड पार्ट हम देखेंगे पृथ्वी का और गहराई पर जाने पर, उसको हम कहेंगे मेंटल, ठीक है, उसको हम कहेंगे मेंटल, हिंदी में भी इसको मेंटल ही पढ़ते हैं। और जो सबसे अंदर पृथ्वी का पार्ट होगा उसको हम कहेंगे कोर, उसको हम कहेंगे क्रोड। क्या कहेंगे? क्रोड, है ना। क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये पृथ्वी की एक तरह से आंतरिक संरचना के 3 भाग हो गए, 3 इसके पार्ट हो गए। तो ये क्या है? ये आपका इंटीरियर हो गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड, ठीक है। अब हमें इसको आगे विस्तार से पढ़ना है चैप्टर में। अब सेकंड देखो, शैल व खनिज की जब हम बात करेंगे कि जो रॉक है ये कितने टाइप्स की होती है, जो रॉक है ये कितने टाइप्स की होती है, तो बेसिकली हम अगेन इन्हें 3 पार्ट्स में जो है वह डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर देखेंगे हम रॉक का, उसके अकॉर्डिंगली हम इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आपका आग्नेय, अवसादी एंड कायांतरित, है ना। तो फर्स्ट आपका क्या है? इग्नियस रॉक, इग्नियस यानी कि आग्नेय चट्टाने। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि किन चट्टानों को प्राथमिक या प्राइमरी रॉक जो है वह कहा जाता है, आंसर उसका क्या होगा? आग्नेय, इग्नेशियस, है ना, इग्नेशियस जो रॉक है। सेकंड हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक की। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक यानी इसको हम कहते हैं अवसादी चट्टान, हिंदी में क्या होगा? अवसादी चट्टाने। इसके एग्जाम्पल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है और इनके एग्जाम्पल्स से काफी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है इसमें मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित, हिंदी क्या होगा इसका? कायांतरित चट्टाने, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 टाइप ऑफ जो रॉक है इसकी हमें बात करनी है, इग्नेशियस, सेडिमेंट्री और तीसरा है आपका मेटामॉर्फिक या कायांतरित, ठीक है, मेटामॉर्फिक या कायांतरित। और लास्ट इस चैप्टर में हमें देखना है कि एक रॉक साइकिल जो है वह क्या होती है, ठीक है। अब देखो, साइकिल से तो आप समझ गए होंगे कि भाई यहाँ पर एक चक्र की बात की जा रही है, एक का दूसरे में कन्वर्ट हो जाना, है ना, पहले का दूसरे में, दूसरे का पहले में, तीसरे का पहले में, मतलब इस तरीके से हम देखेंगे कि कुछ आपस में जो रॉक होंगी ना 1 2 3 वह आपस में कैसी होती रहती है? चेंज होती रहती है। और यहाँ पर ये जो पूरा साइकिल चलेगा उसको हम रॉक साइकिल में पढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा इनसाइड आवर अर्थ पूरा चैप्टर, ठीक है। चैप्टर आप समझ गए कि हमें ये पढ़ना है। अब देखो, अब इसके आगे हम चलते हैं और चीजों को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। देखो, जैसे कि ये अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें, ठीक है, ये अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें, ये पूरा हमारा पृथ्वी हो गया, अर्थ हो गया। और हम जो आप याद रखो क्लास 6 का आपका चैप्टर नंबर 1 था, उसमें हम अर्थ के बारे में, प्लैनेट के बारे में, कि ब्लू प्लैनेट है, कितना वाटर है, कितना यहाँ पर बाकी सारी चीजें वो हम पढ़ चुके। अब हम जाने वाले हैं पृथ्वी के थोड़ा सा अंदर, है ना, और उसको हम सीखेंगे, समझेंगे। तो देखो, अगर हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, है ना, तो यहाँ पर हमें किस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इनसाइड आवर अर्थ जो है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, अब इस चीज को समझना, ठीक है, जैसे कि ये आपका हो गया अर्थ, ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया, और इस अर्थ में से ये आपका अर्थ हो गया, हम इससे एक पॉइंट, ये इतना हिस्सा निकाल लेते हैं। खुद सोचो कि अगर हम इतने हिस्से का अध्ययन कर ले तब हम ये भी समझ जाएंगे, है ना, बाकी सबको भी वैसे ही डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो हिस्सा हमने अलग किया है, बस इसको हम पढ़ लेते हैं। अगर आप इसको सीख पाए तो आप पृथ्वी के अंदर ठीक तरीके से जो चीजें हैं वे सीख पाएंगे। अब देखो, अभी तक आप लिथोस्फीयर तो समझ ही चुके हो ना, कि लिथोस्फीयर है ना, ऊपर जहां पर पर्वत पहाड़ हम रह रहे हैं, ये सारा जो आपका जगह है। तो यहाँ पर हमने लिथोस्फीयर, इसकी तो हम बात कर चुके, इसके पहले याद होगा आपको लिथोस्फीयर, है ना। देखो, अब शुरू में सबसे पहले तो ये देख लो कि हम इस स्ट्रक्चर को मेन रूप से 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं।
सबसे पहले हम इसका जो मेन विभाजन है उसको हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको सब डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर ये हो गया अर्थ का सेंटर। ठीक है, पृथ्वी का केंद्र हो गया, अर्थ का सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, इसको हमने कोर कहा, इसको हमने केंद्र कहा, क्रोच कहा। ठीक है, चलो अब सेकंड वाला जो आपका पार्ट है इसको हमने कह दिया मेंटल। इस पार्ट को हमने क्या कह दिया, मेंटल कह दिया। और आपका जो सबसे ऊपर वाला एक जो पार्ट है इसको हमने कहा क्रस्ट। इसको हमने क्या कहा, क्रस्ट, भूपर्वती। सबसे पहले ये 3 भागों में हमने डिवाइड किया, 1 2 3। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ लिया। अब देखो थोड़ा सा और समझते हैं। अब देखो सबसे पहले अगर मैं क्रस्ट की थोड़ी सी बात करूं, ठीक है, अब क्रस्ट के बारे में थोड़ा सा समझता आप। सबसे पहले आ जाओ क्रस्ट वाले पार्ट पे। तो क्रस्ट क्या होगा बच्चों, ये अपर मोस्ट लेयर होगी अर्थ सरफेस की। ये क्या होगा, क्रस्ट मतलब अपर मोस्ट लेयर। पृथ्वी के सतह का सबसे ऊपरी जो भाग होगा उसको भूपर्वती कहेंगे। पृथ्वी की सतह का ऊपरी जो भाग है ना, जो ठोस भाग है, इसको हमने क्या कह दिया, क्रस्ट कह दिया, भूपर्वती कह दिया। याद रखना कि मान लो अगर हम कहते हैं कि ये जो क्रस्ट है, भूपर्वती है, इसकी चौड़ाई कितनी है, लगभग 100 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है, 100 किलोमीटर तक है, 0 से शुरू होकर 100 किलोमीटर तक। ये सारे किलोमीटर अभी अलग से उसमें बताऊंगी आपको डायग्राम में। तो यहाँ पर देखो, हम अगर ये कहें कि क्रस्ट जो है वह 100 किलोमीटर एक थिक लेयर है। लेकिन अच्छा एक बात सुनो, अब यहाँ पे समझो, मान लीजिए ये कहीं पे क्या है, पर्वत है मान लीजिए, है ना, कहीं पे क्या है, माउंटेनियस एरिया है, और कहीं पर ओशियन डेप्थ है, महासागरीय गहराई है। अब आपको क्या लगता है, ये मान लो ये ओशियन डेप्थ हो गई, जैसे कि हम प्रशांत महासागर की बात करते हैं, खैर वो तो आपको पता है कि उसकी जो डेप्थ है वह कितनी है, डीपेस्ट एक एरिया है। लेकिन यहां पर देखो इन दोनों में डिफरेंस तो होगा। यहां पर अगर हम कहें तो ये जो क्रस्ट है इसकी जो थिकनेस है वह ज्यादा होगी, और अगर हम ओशियन के नीचे की थिकनेस की बात करें वो कम होगी, है ना। ये बात समझ गए ना आप। अब देखो हम बस इसी को यहां पर लिखेंगे। नेक्स्ट हमें क्या समझना है, अपर मोस्ट लेयर तो था अर्थ सरफेस का, ठीक है, लेकिन यहां पर जब हम कॉन्टिनेंटल मास की बात करेंगे, और जब यहां पर हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल मास, यहां पर इसकी जो चौड़ाई है वह 35 किलोमीटर है। औसत अगर हम एवरेज इसकी थिकनेस की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो ये कितनी है, इसको देखो महाद्वीपीय संतति भी कहते हैं, हिंदी में भी लिख लो। अगर हम कॉन्टिनेंटल मास की बात करें तो देखो कुछ ये जो इसके टर्म्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ ही नहीं पाओगे कि महाद्वीपीय संतति किसकी कहा बात की जा रही है। महाद्वीपीय संतति मतलब जो कॉन्टिनेंटल मासेस है इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी चौड़ाई कितनी है क्रस्ट की, यहाँ पर 35 किलोमीटर है। और यहीं पर अगर हम ओशियन की बात कर ले तो ओशियन में इसकी थिकनेस कितनी है, लगभग 5 किलोमीटर। ठीक है, ओशियन में इसकी थिकनेस कितनी है, लगभग 5 किलोमीटर है। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है। ओशियन फ्लोर्स पर, समुद्री सतह की अगर हम बात करें तो ओशियन फ्लोर्स पर ये इसकी जो चौड़ाई है क्रस्ट की वह 5 किलोमीटर है। ठीक है, इसको समझ गए, इतना पॉइंट आप समझ गए, समझ गए इसे। तो महाद्वीपीय संतति और सागरीय सतह, ओशियन फ्लोर, हिंदी में लिख लो यहां पर सागरीय सतह, इसके बारे में समझ गए थोड़ा बहुत। अब देखो आगे समझते हैं, और इसके अलावा हम मेंटल की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो अगर बच्चों हम मेंटल की बात करें, खैर इसकी चौड़ाई वगैरह बाद में देखें, तो मेंटल क्या होगा, ये बीच वाला पार्ट होगा और ये कोर होगा। याद रखना कि सबको ना सब डिवाइड भी किया जाता है, जैसे कि ये अपर मेंटल हो गया, ये लोअर मेंटल हो गया। जब हम क्रस्ट की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है अपर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट है। ठीक है, और इसी तरीके से हम कोर को भी सब डिवाइड करते हैं कि ये जो है वह अपर क्रोट है, ये जो है वह आपका नीचे वाला जो पार्ट है ये कैसा है आपका, ये लोअर क्रोट है। ठीक है, चलो इसके अलावा देखो
अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेन मिनरल्स, किस मेन मिनरल्स से जो है वह ये स्ट्रक्चर पूरा डेवलप हुआ है, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्टिनेंटल मासेस की, ठीक है, अगर हम महाद्वीपीय संतति की बात करें, कॉन्टिनेंटल मास की बात करें, तो याद रखना कि ज्यादातर ये किस तरह के मिनरल्स से बना हुआ है, किस तरह के खनिजों से बना हुआ है। तो यहां पर देखो ये सिलिका और एल्यूमिना है ना, किससे बना हुआ है महाद्वीपीय संतति। सबसे फर्स्ट देखो, सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं क्रस्ट की, है ना, क्रस्ट भी हम इसे कह सकते हैं ऑल ओवर। तो इसके जो मेन मिनरल्स हैं, मुख्य खनिज, मेन मिनरल्स, मुख्य खनिज, तो सबसे पहला सिलिका प्लस एल्यूमिना। ठीक है, सिलिका प्लस एल्यूमिना, हिंदी में भी सेम यही है, और इसलिए हम इसको सियाल भी कह देते हैं, SiAl, सियल। ठीक है, सेकंड देखो, अगर हम सेकंड लेयर की बात करें तो ये किससे बना हुआ है, इसे हम, जैसे हमने यहां पर सियाल कहा, इसे हम SiMa सीमा कह सकते हैं। ठीक है, SiMa सीमा कह सकते हैं, क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, तो इसको हमने कह दिया सीमा। और अगर हम तीसरे, थर्ड की बात करें, तो जो थर्ड कोर वाला पार्ट है, इसको हम नीफे कह सकते हैं, NiFe। ठीक है, ये निकेल और फेरस से बना हुआ है, ये ज्यादा कठोर जो मजबूत धातु है नीफे, तो यहां पर होगा इसका निकेल प्लस आयरन। ठीक है, तो ये निकेल और आयरन जैसे हम कह सकते हैं कि जो ज्यादा मजबूत धातु है उनसे बना हुआ है। तो इस तरीके से हम अगर ये कहें कि जो क्रस्ट है ना, ये इसको आप सियाल कह दें, यहां पर फिर सीमा कह दें, फिर इसके बाद नीफे कह दें, मतलब ये जो आपका इतना इतना पोर्शन है, ये डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स से जो है वह बना हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि ज्यादातर हमने अगर अच्छा एक बात और सुनो, कि अगर हम इसे, जैसे क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कि जो सीमा है या फिर सिलिका और मैग्नीशिया जो है, इससे कौन सा पार्ट बना हुआ है ना, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आई होप आप कर लेंगे। ये मस्त पीडीएफ पे डिपेंड मत होना, वरना समझ में नहीं आएगा कि मैंने किस चीज को कहां पर डिवाइड करके और समझाया हुआ था। ठीक है, इतना हो गया आपका। तो ये आपका, अच्छा एक बात और सुन लो, कि अगर मैं आपसे ये कहूं, कुछ किलोमीटर के एरिया आगे भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे भी समझ लो, है ना, तो यहां पर ये जो हम कोट की बात कर रहे हैं, पृथ्वी का सबसे जो तीसरा आंतरिक भाग है, इसको हम क्या कह रहे हैं, कोर या क्रोट हम इसको कह रहे हैं। और यहां पर अगर हम किलोमीटर की बात करें तो ये होगा आपका 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर। ठीक है, और देखो मेंटल जो है ये कहां पर खत्म हो रहा है, ये 2900 किलोमीटर पर, ये जो मेंटल है उसकी परत यहां पर हम देखेंगे खत्म होगी। ठीक है, 2900 किलोमीटर पर। अच्छा एक बात और सुन लो, कि मैंने आपको यहां पर बताया बच्चों कि ये जो है इसको हमने सब डिवाइड किया है ना, इसको हमने सब डिवाइड किया, ये पूरा क्या था, यहां से लेके पूरा यहां तक का जो एरिया है, इसको हमने कोर पार्ट कहा, हमारे अर्थ का। और ये जो है वह किससे बना है, ज्यादातर नीफे, है ना, ज्यादातर इन मिनरल से बना है। अब देखो ये होगा इसका आउटर कोर, और ये होगा इसका इनर कोर। ठीक है, ये इसका बाह्य भाग हम कह सकते हैं, बाह्य कोर, और ये होगा इसका आंतरिक कोर, आंतरिक कोर या आंतरिक क्रोट। ठीक है, समझ गए। अब एक और इंपॉर्टेंट बात सुनो, कि इसका जो ये आउटर पार्ट है ना, ये लिक्विड फॉर्म में है, ज्यादातर तरल अवस्था में है, ये किसमें, लिक्विड फॉर्म में है, तरल अवस्था में। और जब हम इनर कोर की बात करेंगे तो ये इसका जो, ये जो इसकी प्रोफाइल है वह कैसी है, सॉलिड है। ठीक है, ठोस अवस्था में है। तो अब देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि जो कोर है, ठीक है, पूरा पूरा जो कोर है, पूरा जो क्रोड एरिया है, ये लिक्विड फॉर्म में है, या पूरा जो क्रोड एरिया है वह सॉलिड फॉर्म में है, गलत हो जाएगा, है ना,
गलत हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि जब हम इनर कोर की बात करेंगे सॉलिड प्रोफाइल है, आउटर कोर की बात करेंगे तो इसकी प्रोफाइल कैसी है? ये लिक्विड है। ठीक है, समझे इस बात को? अब देखो कि यहां पर जो क्रोड है यहां पर वेरी हाई टेम्परेचर होगा और प्रेशर होगा। जो कोर की हम बात करेंगे तो ये जो एरिया है यहां पर वेरी हाई टेम्परेचर होगा एंड प्रेशर होगा। ठीक है, तो ताप और दाब जो है वह बहुत ज्यादा होगा क्रोड एरिया में। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? ये इसमें जो मैंने यहां पर डायग्राम बनाया उसकी एक एक चीज आपको क्लियर है? चलो अब हम चलते हैं आगे और थोड़ा सा और इसको समझते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने यहां पर एक बात आपसे कही जो कि ये है कि यहां पर वेरी हाई टेम्परेचर है और प्रेशर है, ये मैं इनर और आउटर कोर की बात कर रही हूं। तो क्या तो क्या पूरा ये जो पार्ट है यहाँ का टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो एक जैसा है, या फिर कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होता होगा, कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा चेंज होता होगा, फ्लेक्सिबल होता होगा? डेफिनेटली, है ना। जैसे कि अगर हमने एटमॉस्फेयर की बात की थी, जब हम वायुमंडल की जो लेयर्स थी, जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स थी उसको बात करते हैं, जैसे चाहे एक्सोस्फेयर हो, ठीक है, टोपोस्फेयर हो, या फिर हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर रहे थे, तो वहां पर भी हमने देखा था कि जैसे जैसे हम हाइट पर जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो रहा है। उसके पीछे कारण क्या था? रीजन आप कमेंट करके बताओ, और नहीं याद आ रहा है तो एक बार रिवीजन करो, बस यहीं पर रिवीजन का इंपॉर्टेंस है ना। अब देखो, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो देखो कैसे जुड़ेगा। वो इसी आधार पर जुड़ेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पार्ट है, हम कैसे इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों कहीं ना कहीं एक एक कॉन्टिन्यूटी में चीजें चल रही थी, फिर वहां पर लिक्विड प्रोफाइल मिल गई, हमने वहां से उस एरिया को कुछ और कह दिया। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जब हमें रेगुलर जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर उसमें अचानक से चेंजेस होता है तो एक डिसकॉन्टिन्यूटी, एक असंबद्धता, डिसकॉन्टिन्यूटी, असंबद्धता जो है वो होती है। ठीक है, अब बस उसी को हमें पढ़ना है नेक्स्ट, डिसकॉन्टिन्यूटी या असंबद्धता। देखो यहां से भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। ठीक है, असंबद्धता की हम बात करते हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी की। सबसे पहले हम इसको 3 इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड कर लें। वैसे ज्यादा नीचे बन गया, मेंटल थोड़ा सा और ऊपर आएगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पर सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। ये हो गया आपका क्रस्ट, ये हो गया आपका मेंटल, ठीक है, और ये हो गया आपका सबसे लास्ट में कोर एरिया। ठीक है, चलो अब देखो डिसकॉन्टिन्यूटी को हमें पढ़ना है। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूटी, असंबद्धता, मतलब ऐसा कौन सा एरिया है जहां से इस स्ट्रक्चर में इनसाइड में अर्थ के कुछ चेंजेस आने जो है वह शुरू हो जाते हैं, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, चलो उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखो क्रस्ट में, देखो ये इसमें नहीं दिया हुआ है, आगे हमें पढ़ना है, लेकिन अभी चीजों को समझ लोगे थोड़ी सी आसानी होगी, इसलिए मैं अभी आपको समझा रही हूँ। तो सबसे पहले क्रस्ट पे आ जाओ। देखो बच्चों, तो जब हम क्रस्ट की बात करते हैं तो हमने देखा कि क्रस्ट का जो एक ऊपरी लेयर होगा ये आपका भूपर्पटी हमने कह दिया, क्रस्ट कह दिया है ना, ये एक सॉलिड प्रोफाइल हो गई। ठीक है, ये सॉलिड प्रोफाइल हो गई। सबसे ऊपर क्या है? पृथ्वी का ऊपरी भाग जिसपे हम रह रहे हैं, इसको हमने कह दिया ये आपका हो गया कॉन्टिनेंटल। ठीक है, ये आपका क्या होगा? कॉन्टिनेंटल हो गया। ये 0 से लेके ये 100 किलोमीटर तक हो गया। ठीक है, तो ऊपर क्या होगा? महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल और आपका ओशियन। ठीक है, क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है, तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों कि जब हम मेंटल को डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब हम मेंटल को डिवाइड करेंगे तो ये होगा अपर मेंटल, ये अपर मेंटल होगा, ये लोअर मेंटल होगा। ठीक है, और अपर मेंटल के बीच में, ठीक है,
अपर मेंटल के बीच में, और क्रस्ट को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जैसे कि कॉन्टिनेंटल ओशियन, या फिर हम कह दें अपर एंड लोअर, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में कहीं से तो मेंटल स्टार्ट हुआ होगा, और जो क्रस्ट है इसकी सीमा जो है वह खत्म हुई होगी। तो याद रखना कि यहां पर ही हम जो अपर मोस्ट आपका मेंटल है ना, और जो आपका क्रस्ट है, इसके बीच में ये जो डिसकॉन्टिन्यूटी है, ठीक है, इसके बीच में यहां पर ये जो डिसकॉन्टिन्यूटी है, इसको हमने क्या कहा? मोह असंबद्धता। हिंदी में वर्ड है मोह असंबद्धता। ठीक है, मोह डिसकॉन्टिन्यूटी। मोह डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अब इसके बाद देखो, तो अब इसको लिख लो, मोह डिसकॉन्टिन्यूटी कहां पर है, समझ देख लो, समझ के लिख लो। ठीक है, इसमें बता देती हूँ, जैसे कि ये अपर मेंटल, अपर मेंटल एंड ये आपका लोअर क्रस्ट। ठीक है, इसके बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी, जो चेंजेस है, उसको हमने मोह असंबद्धता कहा। अब आगे देखो कि अगर हम सेकंड, अगर हम बात करें अपर मेंटल और लोअर मेंटल की, ठीक है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल की, तो इसके बीच में हमने अपर और लोअर इसमें कहा, तो बीच में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस होगा, वरना हम सेम एक ही नहीं कह देते। अगर यहां पर इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हैं, लेकिन वहां से जो क्वांटिटी है वह टूट गई है ना, कुछ टेम्परेचर में और बाकी चीजों में डिफरेंस आ गया, तो यहां पर इसको हमने क्या कहा? ये आपकी जो सेकंड अपर और लोअर मेंटल के बीच की जो डिसकॉन्टिन्यूटी है, इसको हमने कहा रेवती। ठीक है, रेवती, 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 आपको इस तरीके से नाम जो है डिफरेंट डिफरेंट मिल जाते हैं। रेवती असंबद्धता इसको कह देते हैं, असंबद्धता। ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं कोर एरिया पर, और देखो कोर एरिया में हम देखेंगे बच्चों कि इसमें भी बीच में एक डिसकॉन्टिन्यूटी है, जहां से आपका ये आउटर कोर हो गया और ये आपका लोअर। लिक्विड प्रोफाइल किसकी है, भूल गए ना? किसकी है लिक्विड प्रोफाइल, आउटर या लोअर? लोअर की ना, या आउटर की? तो यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखो, अभी पहले बताया है। अगर आप ध्यान नहीं दे के पढ़ते, इसलिए मैं बीच में पूछती हूँ बच्चों, तो आपको याद नहीं आएगा, इसलिए ध्यान दिया करो। तो आउटर कोर और लोअर कोर की हम अगर बात करें, तो देखो इसके बीच में ये जो डिसकॉन्टिन्यूटी आएगी, ठीक है, इसके बीच में याद रखना, आउटर कोर और इनर कोर की अगर हम बात करेंगे, इसके बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी होगी उसको कहा जाता है लेहमैन। इसको क्या कहा जाएगा? लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी। लेहमैन असंबद्धता। ठीक है, अच्छा एक और आपका छूट गया, वो ये है कि अगर हम इस पोर्शन की बात करें, ठीक है, लोअर मेंटल और आउटर कोर, इन दोनों के बीच में अगर डिवाइड किया गया, तो यहां पर भी कुछ चेंजेस होंगे ना। तो लोअर मेंटल और आउटर कोर, इसके बीच की जो डिसकॉन्टिन्यूटी है, इसको कहेंगे गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, असंबद्धता। क्लियर हुआ इतना? तो अब इस चीज को याद रखना, यहाँ पे हमने क्रस्ट की बात की, क्रस्ट को डिवाइड किया, ठीक है, मेंटल को डिवाइड किया, और उसके बीच की जो जो डिसकॉन्टिन्यूटी थी उसको हमने पढ़ा। अब ये डायग्राम अगर याद रखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा कि अगर मान लीजिए आपके लिए क्वेश्चन फॉर्म होता है कि गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी किसके बीच में, तो लोअर मेंटल के बीच में और आउटर कोर के बीच में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मोह डिसकॉन्टिन्यूटी कहां पर है, तो हमने देखा कि लोअर क्रस्ट के बीच में और अपर मेंटल के बीच में, या फिर हम अगर लोअर और अपर की बात ना करनी हो तो सीधा हम क्रस्ट और मेंटल के बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच की डिसकॉन्टिन्यूटी को मोह, मेंटल और कोर के बीच की डिसकॉन्टिन्यूटी को गुटेनबर्ग, है ना। और कोर के में भी आउटर और लोअर कोर की बात करें, अब देखो जैसे लास्ट मैंने आपको बताया कि आउटर कोर जो है उसकी प्रोफाइल कैसी है, वो उसकी प्रोफाइल लिक्विड है, और अगर लिक्विड है कहीं से तो सॉलिड होना शुरू हुआ होगा, और अगर लिक्विड और सॉलिड के बीच में एक डिसकॉन्टिन्यूटी आती है टेम्परेचर की, प्रेशर की, उसी को तो हमने लेहमैन कह दिया। समझे? ये आ गया समझ में? कमेंट में जरूर लिखना कि क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। ठीक है, चलो आपको थोड़ा सा कुछ किलोमीटर भी जान लो, तो यहाँ पर ये हमने 100 किलोमीटर की बात की थी,
0 से 100 किलोमीटर, ठीक है, यहां पर बता देती हूँ, ठीक है। तो यहां पर मैंने, तो 0 से 100, 0 से शुरू होकर आपका 100 किलोमीटर, ठीक है, यहां तक आपका ये क्रस्ट हो रहा था, है ना, ट्रस्ट हो रहा था। इसके बाद देखो 100 से लेके हमने देखा कि ये वाला जो आपका लाइन है ना, यहाँ पर जहां पे कोर और मेंटल, इसके बीच का जो है ये कितना है, 2900 किलोमीटर। कितना है, 2900 किलोमीटर। और सबसे अगर मैं अर्थ के सेंटर की बात करूं तो ये क्या है, 6378 किलोमीटर, ठीक है। ये एकदम सेंटर की बात कर रहे हैं हम, अर्थ के सेंटर की। साथ ही देखो, और अगर मैं इस सेंटर की यहां पर बात करूं कि जो आउटर और लोअर कोर है, इसके बीच का कौन सी जगह है, कितने किलोमीटर है, तो ये 5100 किलोमीटर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको किलोमीटर में भी एक जो आइडिया है वह रखना है। अच्छा, एक और पार्ट मैं आपको बता देती हूँ, एक और पार्ट मैं आपको बता देती हूँ, पर मुझे यहीं पे जगह कर लेती हूँ, है ना, तो यहीं पर थोड़ा सा स्पेस बना लेती हूँ, वरना आपको अलग से पढ़ना पड़ जाएगा। तो ओहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ये मैंने यहां लिख दिया, मोह असंबद्धता, और ये आपकी हो गई रेवती। अब आगे देखो एक और हमें पढ़ना है, हमें केवल अब इस पार्ट को देखना है, थोड़ा सा हमें क्रस्ट का जो है इसको भी हमें थोड़ा सा देखना है बच्चों, ठीक है। अब देखो क्रस्ट की हम बात कर ले, क्रस्ट। अब देखो इसके बारे में हमें एक दो पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था कि इसको दो भागों में हमने डिवाइड किया, ठीक है। एक तो हो गया आपका अपर, क्लास में ही याद कर लो, दो दो तीन तीन बार बता रही हूँ, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये भी हम देख चुके कि ये 0 से लेके 100 तक हो गया, किलोमीटर तक, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब यहां पर हम देखते हैं कि जो लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर हम पढ़ चुके ना, लिथोस्फेयर मतलब, लिथोस का मतलब क्या था, लिथोस का मतलब था रॉक, है ना। तो लिथोस मतलब हम देखते हैं कि जो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस है, जो सॉलिड पोर्शन है, इसको हमने लिथोस्फेयर कहा था, समझा था। अब देखो बच्चों कि ये जो सॉलिड पोर्शन है ना, ये हो गया ऊपर की तरफ, जहां पर क्या स्थल मंडल है, जहां पर लैंड एरिया है, वो आपका सॉलिड प्रोफाइल हो गया। लेकिन देखो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो लगभग आगे मैं आपको बताऊंगी किलोमीटर, है ना, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए नहीं बता रही। अभी ये देख लो कि केवल हमने जब लिथोस्फेयर की बात की तो लिथोस्फेयर सॉलिड पोर्शन हो गया, और बच्चों इसका जो लोअर क्रस्ट होगा ना, भूपर्पट्टी का जो निचला स्तर होगा, जानते हो यहां पर क्या होगा, यहां पर थोड़ा सा पार्शियली, कंप्लीटली नहीं, यहां पर हम कहेंगे कि ये जो है वह पार्शली मोल्टन उसमें होगा, ठीक है। ये अंशतः हम कह देते हैं कि थोड़ा सा ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है, मोल्टन फॉर्म में होगा, द्रवित फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। अब देखो ये जो पार्शियली मोल्टन फॉर्म होगा ना, उसको जानते हो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एथनोस्फेयर, है ना, उसको हम कहेंगे, यही मेन इंपॉर्टेंट टर्म है जो मुझे आपको बताना था, एथनोस्फेयर, ठीक है, एथनोस्फेयर। ये पार्शली मोल्टन होगा, याद रखना, पार्शली ये जो है मोल्टन होगा, और थोड़ा सा ये द्रवित अवस्था में होगा। और इन दोनों के बीच की जो डिसकॉन्टिन्यूटी होगी, इसको भी देख लो, इन दोनों के बीच की जो डिसकॉन्टिन्यूटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इनके बीच में एक डिसकॉन्टिन्यूटी जो है वह बनेगी, जिसको कि कोनार्ड कहा जाता है, CONARD, कोनार्ड, समझ गए।
ज्यादातर आपको जल्दी मिलता नहीं है ये वाला विभाजन, इसलिए मैंने यहाँ पर ये भी आपको बता दिया। तो अब आपको अगर कोई कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछे या फिर क्वेश्चन आए, तब भी देख लोगे कि अगर हम अपर की बात करें, लोअर की बात करें, तो जो क्रस्ट का लोअर पोर्शन है वो थोड़ा सा, देखो आगे जब हम चेंजिंग अर्थ वाला पढ़ते हैं ना, नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट उसमें हम देखते हैं कि जो वॉल्केनो, जो ज्वालामुखी है, ठीक है, तो ज्वालामुखी जानते हो, ज्वालामुखी मतलब पृथ्वी पर, अर्थ सरफेस पर ऐसे छिद्र या होल होते हैं जहां से जो द्रवित पदार्थ है, जो मैग्मा है, वो बाहर आता है लावा के रूप में, ठीक है। तो वो जो मैग्मा है वो इसी एटमॉस्फेयर से बाहर आ रहा है, यही जो एटमॉस्फेयर है इसी से जो मैग्मा है वह बाहर आ रहा है। और यहाँ पर जो चट्टाने हैं वह पिघली अवस्था में, कैसी अवस्था में, और पिघली अवस्था में क्यों है, क्योंकि इतना ज्यादा हीट, इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि वहां पर जो रॉक है, जो मिनरल्स है, ये सारी चीजें भी जो है वह कैसे है, एक आपको मेल्ट फॉर्म में वहां पर मिल जाती है। और इसी वजह से ये जो एटमॉस्फेयर है, हम पढ़ते हैं कि आगे जब हम वॉल्केनो पढ़ेंगे तो यहां से ही जो मैग्मा है ना, पिघला हुआ मैग्मा, वो कहां से बाहर आ रहा है, इसी एटमॉस्फेयर से आ रहा है। हिंदी में आपको यही शब्द आता है, ठीक है, एस्ट्रोस्फीयर। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ये दोनों। देखो वैसे सरल है, बट इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है ना, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, एक बार इसको लिख लो, लेकिन विद आप केवल इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे तो याद नहीं होगा। अब आप रटते रहो कि मोहो डिस्कंटिन्यूटी जो है वो कोर के बीच में है और ट्रस्ट के बीच में है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। वो ये कब होगा, ये आपको कंफ्यूजन तब होगा जब केवल सेंटेंस पढ़ोगे, लेकिन अगर डायग्राम से पढ़ोगे तब आप इतनी गलती तो नहीं कर पाओगे। आपको पता है कि लेह में मैंने यहां लिखा हुआ था और आपका मोह असंबद्धता ऊपर था, तो इतना तो समझ में आंखों को याद रह जाता है भाई, इसलिए डायग्राम से पढ़ना है ज्योग्राफी, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है इतना। चलो अब लास्ट को इसमें हम टॉपिक पढ़ते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट था। अब आगे देखो, आगे हमें क्या करना है वो और देख लो। तो हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूपर्वतीय मेंटल क्रोड कर लिया, ठीक है। अब हम थोड़ी सी रॉक्स की बात कर लेते हैं और मिनरल्स की बात करते हैं, ठीक है। रॉक और मिनरल्स की बात करते हैं। देखो अब अगर हम ये कहें बच्चों कि जो ये पृथ्वी की संरचना है, ठीक है, द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ अ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। अलग अलग तरह की जो चट्टाने हैं उनसे बना हुआ है जो लिथोस्फीयर है, जो हमारा क्रस्ट एरिया है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल, देखो जो भी प्राकृतिक पिंड होते हैं, एनी नेचुरल मास, जो खनिजों के प्राकृतिक पिंड होते हैं बेसिकली, है ना, उन्हीं को क्या कह देते हैं हम, रॉक कह देते हैं, चट्टान कह देते हैं। दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक, इज कॉल्ड अ चट्टान, ठीक है। तो चट्टान क्या है, प्राकृतिक, एक तरीके से हम कहते हैं प्राकृतिक खनिज जो है, मिनरल्स जो है, प्राकृतिक खनिजों के पिंड कह लो, ठीक है, उन्हें ही हम क्या कह देते हैं, चट्टान कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ का जो क्रस्ट है, जो अर्थ है, जो इसका ऊपरी पार्ट है, ये चट्टानों से ही तो मिलकर बना है। और ये चट्टाने क्या है, ये बेसिकली कुछ कुछ जो मिनरल्स थे उसी का एक स्ट्रॉन्ग, एक संगठित रूप है। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक, इग्नेशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। चलो इतना जान लिया, बहुत है वहां से। अब हमें बनाने हैं इसके शॉर्ट नोट्स। रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है, रॉक्स एंड मिनरल्स। तो हमने देखा कि जो पृथ्वी का जो क्रस्ट है, द अर्थ क्रस्ट, द अर्थ क्रस्ट is made up various types of rocks, ठीक है। विभिन्न तरह की चट्टानों से पृथ्वी की जो सतह वह बनी हुई है, और कोई एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल, उसी को हम क्या कह देते हैं, रॉक कह देते हैं। लेकिन देखो, अच्छा ये बताओ, क्या हर जगह जो पृथ्वी का जो क्रस्ट है, जो अर्थ का क्रस्ट है, वह सेम होगा, कि सेम मिनरल से बना होगा, कि कहीं कहीं कुछ चेंज भी हो सकता है, किसी दूसरे तरह के मिनरल्स, किसी दूसरे तरह के जो खनिज उनसे भी बना हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि भूपर्वती की अगर हम बात करें, है ना, और यहाँ पर अर्थ क्रस्ट में हमने देखा कि वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स होते हैं, और ये जो रॉक्स है इसके वेरियस टाइप कैसे होंगे, बिकॉज ऑफ कलर, ठीक है, बिकॉज ऑफ कलर, बिकॉज ऑफ साइज,
बिकॉज ऑफ इसका टेक्सचर, है ना, बिकॉज ऑफ साइज, बिकॉज ऑफ इसका टेक्सचर। तो कलर है, साइज है, टेक्सचर है, इसके आधार पर इसके वेरियस जो फॉर्म है, जो डिफरेंट डिफरेंट रॉक है, वह हो जाती है। ठीक है, अलग अलग तरह की चट्टानें हो सकती है, रंग के आधार पर, आकार के आधार पर, और इसका जो टेक्सचर है, जो संरचना है, उसके आधार पर। आया समझ में? अब देखो, तो यहाँ पर 3 टाइप ऑफ रॉक्स की हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ये जो डिफरेंट डिफरेंट रॉक है, यहाँ पर 3 टाइप ऑफ रॉक्स की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहली जो रॉक टाइप है वो कैसे बनेगा, उसको ध्यान से सुनना। हमने अभी एस्थनोस्फेयर की बात की है ना, तो यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पे जो रॉक है वह कैसे लिक्विड प्रोफाइल, हमने इसको समझा था। तो यहां से ही देखो, अब पहला जो शुरू होगा आपका ये क्या होगा, इग्नियस, आग्नेय चट्टाने। आपने आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, इंग्लिश भी लिख रही हूं, ठीक है, सुना है, पढ़ा होगा अभी तक। मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री और इग्नियस। ठीक है, और इग्नियस, आग्नेय चट्टाने। अब तो शुरू देखो, मैंने लास्ट आपको बताया है ना, हमने एस्नोस्फीयर की यहाँ पर बात की, और ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर तो थोड़ा सा जो है पार्शियली, थोड़ा सा आपको जो मेल्ट चीजें है, मोल्टन जो है वह मिल जाता है। ठीक है, तो अब देखो कि यहाँ पर जो मोल्टन है, ये क्या होगा कि जब हम देखते हैं कि वेन, ये कैसे बनेगी, ये जो आग्नेय चट्टाने हैं वह कैसे बनेंगे, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, तो यहां पर देखो, जब मैग्मा है ना, मैग्मा कब तक है, जब जो ये पिघली चट्टाने हैं, ठीक है, ये जो पिघला हुआ एक जो द्रव है, जब तक ये अर्थ के इनसाइड में है, हम इसको मैग्मा कह रहे हैं। जब ये अर्थ पे आ जाता है, तब हम इसको लावा कहते हैं। है वही, मैग्मा लावा में अंतर नहीं है, है ना। अब देखो, सो व्हेन द मोल्टन मैग्मा, व्हेन द मोल्टन मैग्मा ठीक है, जब ये पृथ्वी के सरफेस पर आकर ये कूल हो जाएगा एंड ये सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर आकर जो ये मोल्टन मैग्मा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ठंडा हो जाएगा और ठोस हो जाएगा। ठीक है, तब इससे जो चट्टान बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, आग्नेय चट्टाने कहेंगे, इग्नियस चट्टाने कहेंगे। और ये बेसिकली सबसे पहले बन रही है ना, सबसे पहले बन रही है। तो यहां पर हम इसको प्राइमरी चट्टाने भी कह देते हैं, प्राइमरी रॉक्स यानी प्राथमिक चट्टाने। ठीक है, हम इसको क्या कह देते हैं, प्राथमिक चट्टाने कह देते हैं, प्राथमिक चट्टाने कह देते हैं। ठीक है, अब देखो, इसके भी आगे 2 टाइप्स है। अब यहां पर इसके भी हम देखेंगे कि आग्नेय जो है, इसको देखो फिर से मैं नेक्स्ट वाले पेज पे बता देती हूँ। यहाँ पर आप इतना समझ गए है ना, थोड़ा सा आग्नेय जो चट्टाने हैं इसको मैं अलग से बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है आपकी। और इसमें ज्यादा बताया गया है इसके बारे में। ठीक है, अब देखो, तो हमने यहाँ पर देखा कि जब अर्थ सरफेस पर एटमॉस्फेयर से जो मोल्टन मैग्मा है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस पर आकर कैसे हो रहा है, ये कूल हो जा रहा है, ठंडा हो जा रहा है, और इसकी जो प्रोफाइल है वह सॉलिड हो गई, है ना। तब हमने इसको क्या कहा, इग्नियस कहा। और यहाँ पर देखो कि चूंकि ये सबसे पहले यही चट्टान बन सकती है, इसलिए हमने इसको प्राइमरी रॉक कहा, इसलिए हमने इसको क्या कहा, प्राइमरी रॉक का, प्राथमिक चट्टाने कहा। अब देखो, इसके क्या जो है 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे इसके 2 पार्ट्स हैं। तो ये देखो, इसके 2 पार्ट्स कैसे हो जाते हैं उसको समझो। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पे मोल्टन मैग्मा है, ठीक है, मोल्टन मैग्मा है। तो बच्चों, जरूरी तो नहीं ना कि ये पृथ्वी के धरातल पर आकर, ये अर्थ के सरफेस पर आकर ही ठंडा हो।
ये भी तो हो सकता है कि भूपपट्टी में अंदर कहीं, है ना, जमीन के अंदर कहीं, या फिर मान लो कि समुद्र के नीचे ये कहीं मैग्मा आ रहा, तब ये वही ठंडा हो जा रहा, या फिर ये कभी पृथ्वी के अंदर ही कहीं पर टेम्परेचर इतना कम है, या फिर इस तरह के मिनरल्स वहां पर अवेलेबल है कि अपने आप ये जो मैग्मा है वह ज्यादा गर्म नहीं था, पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो गया। अब देखो ये क्या क्या हो सकता है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो मोल्टन मैग्मा है ना, समटाइम्स ये अर्थ सरफेस पर आकर कूल हो रहा है और समटाइम्स ये इनसाइड द अर्थ कूल हो जा रहा है। ठीक है, समटाइम्स एक तो यहां पर ये कूल हो रहा है, समटाइम्स इनसाइड द अर्थ कूल हो रहा है, और इसी आधार पर हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, अब देखो यहां पर टू पार्ट्स हम देखेंगे। हिंदी में आप देखोगे, आपने अंतर्भेदी एंड बहिर्भेदी वर्ड सुने होंगे, नहीं सुने तो अभी सुन लो। ठीक है, अंतर्भेदी एंड बहिर्भेदी वर्ड्स, यानी इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तो यही से बन गया कि इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव जो है ये किसके पार्ट है, तो ये इग्नियस जो रॉक है, आग्नेय चट्टाने हैं, इसके पार्ट होंगे। ठीक है, इसके टाइप्स होंगे इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। ठीक है, इतना समझ गए, समझ गए इतना। अब आगे देखो, अच्छा आपने लेकोलिथ, फैकोलिथ, इस तरह के अगर आप आगे जाकर पढ़ेंगे, जिन बच्चों ने पढ़े होंगे, तो बेसिकली आप देखेंगे कि इसी तरह के जो मैग्मा है वह कई डिजाइन में ठंडा हो जाता है। तो अलग अलग डिजाइन में अलग अलग, उसको कभी तश्तरी के आकार का हो गया, कभी किसी आकार का हो गया, कभी वॉल के आकार का हो गया, है ना। तो इस तरीके से लेकोलिथ, फैकोलिथ, ये सब आप पढ़ते रहते हो। अब देखो इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव पर थोड़ा सा हम आते हैं। ठीक है, तो पहले देखो मैं एक्सट्रूसिव की बात करती हूँ। एक्सट्रूसिव मतलब जो अर्थ सरफेस पर आकर ये कूल हुआ, जो अर्थ सरफेस पर आकर जो कूल हुआ और जो सॉलिड हुआ। ठीक है, उसको हमने बहिर्भेदी, उससे जो रॉक बनी उसको हमने इग्नियस रॉक कहा, और भी अगर हम इसको डिवाइड करें तब हमने इसको एक्सट्रूसिव रॉक कहा। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां पर हम कहेंगे कि इससे जो चट्टाने बनेंगी, यहां पर यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था कि इससे जो चट्टाने बनेंगी वह किस तरह की होगी, उसके जो स्ट्रक्चर है वह किस तरह का होगा। तो याद रखना कि बहुत ही बारीक, एक रवेदार टाइप की, जिसमें रवा टाइप के होते हैं, उस तरह की एक संरचना इनसे बनेगी। सो यहां पर वेरी फाइन एंड ग्रेन्ड स्ट्रक्चर जो है वह बनेगा इन चट्टानों में, एंड ग्रेन्ड स्ट्रक्चर बनेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, बेसाल्ट चट्टाने। ठीक है, अगर हम बेसाल्ट रॉक की बात करें तो बेसाल्ट किसका फॉर्म है, ये किसका टाइप है, ये टाइप हुआ आपका इग्नेशियस चट्टानों का। ठीक है, तो देखो ये आपका बेसाल्ट हो गया। जैसे कि अगर हम इंडिया में कहें तो कहां पर इस तरह की रॉक, दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू, जो दक्कन का पठार है वह बेसाल्ट से ही तो बना है, दक्कन का पठार, है ना। तो वो इसी तरह की रॉक है, इसी तरह की रॉक है, और यहां पर इसकी संरचना कैसे, वेरी फाइन एंड ग्रेन्ड स्ट्रक्चर है। याद रखना कि ये जो संरचना है वह दाने वाली होती है। नोट्स बनाते जाओ, केवल सुनो मत। संरचना कैसी होगी, दाने वाली होगी। देखो साल भर पढ़ते रहोगे ना, तभी आपका इस तरह का जो बेसिक है वह अपने आप स्ट्रांग होता जाएगा बच्चों, है ना, अपने आप जो है वह स्ट्रांग होता जाएगा। तो हमने देखा कि ये जो है जब अर्थ सरफेस पर आया उसको हमने एक्सट्रूसिव कहा। अब चलो हम थोड़ा सा अंतर्भेदी चट्टानों की बात करते हैं, हम बात करते हैं इंट्रूसिव की। ठीक है, देखो अब इंट्रूसिव में क्या है, जब हमने देखा कि जो मोल्चन मैग्मा था, ठीक है, जो ये पिघला हुआ मैग्मा है, ये कूल एंड सॉलिड हो गया कहां पर, इनसाइड द अर्थ, कूल कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ, कूल्स डाउन पृथ्वी के अंदर, है ना, इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर ही। तब ऐसे में वहां पर जो चट्टान बनी उसको हमने क्या कहा, इंट्रूसिव, इंट्रूसिव रॉक कहा, इंट्रूसिव रॉक कहा। और जैसे कि यहां पर हमने एग्जाम्पल बेसाल्ट देखा था, आपने ग्रेनाइट सुना होगा, ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल होगा,
इंट्रूसिव का, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट और बेसाल्ट में अंतर पता चला कि जब आप ग्रेनाइट की बात कर रहे हैं, देखो अगर हमें ऑल ओवर कहना हो कि आप जो इग्निशियस जो रॉक है इसके दो एग्जांपल्स दे दिए, तो दोनों के एग्जांपल हो गए क्या, इसके एग्जांपल दो हो गए, एक तो ग्रेनाइट और दूसरा बेसाल्ट, ये दोनों इसके हैं। लेकिन अगर हम टाइप के आधार पर बात करें तो एक इंट्रूसिव है, एक एक्सट्रूसिव है। इंट्रूसिव मतलब जब पृथ्वी के अंदर ही जो मैग्मा मोल्टन मैग्मा था वह ठंडा हो गया, तब यहाँ पर ग्रेनाइट बना। और अगर हम अर्थ सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पर बेसाल्ट, जैसे कि दक्कन का पठार, है ना, जैसे यहाँ पर काली मिट्टी है, हम कहते हैं ज्वालामुखी से निर्मित मिट्टी है, तभी वहां पर ब्लैक सॉइल है, कपास की खेती अच्छी होती है। जैसे कि अगर हम महाराष्ट्र या फिर यहाँ की बात अगर हम करें तो वहां की जो मिट्टी है वो किससे बनी है, वो बेसाल्ट निर्मित है ना, है ना, वो लावा से बनी हुई है। और वो मिट्टी कैसी है, दानेदार मिट्टी है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार लगाया है। इतना समझ गए आप सभी। तो ये था आपका इग्नियस रॉक, ठीक है। अब चलो, अब हम चलते हैं सेकंड किस पे, सेडिमेंट्री की बात करते हैं, अवसादी की बात करते हैं। आग्नेय आपका हो गया ना, चलो अब हम बात करेंगे सेडिमेंट्री। अवसाद से ही बन गया अवसादी, एक लाइन में तो ये समझ लो कि जो सेडिमेंट्स थे ना, उन्हीं से जो जब रॉक की एक ठीक ठाक जो लेयर है वह डेवलप हो गई, तब हमने उसको सेडिमेंट्री रॉक कह दिया। अच्छा ये बताओ कि जो अभी तक हमने देखा था कि जो आपका इग्नियस जो रॉक बन गई थी, जो चट्टाने बन गई थी, ठीक है, जो चट्टाने जो रॉक अभी तक बन गई थी, क्या ये रॉक ऐसी ही रहेंगी या फिर इसमें कुछ टूट फूट होगी, ये ताप से, पानी से, हवा से ये टूटेंगी, है ना, ब्रेकडाउन इसका होगा। तो बेसिकली बच्चों जब हम देखेंगे कि ये जो रॉक्स थी, है ना, ये जो रॉक थी ये कुछ इस तरीके से टूट सकते हैं। ये टूटने के कई रीजन हो सकते हैं, जैसे जो चट्टान है वह ज्यादा मजबूत नहीं है, कोई एक पत्थर जो है वह लुढ़क कर नीचे आ जाता है उसमें से टूटकर, है ना। तो चाहे रोल डाउन हो, ठीक है, चाहे वह क्रैक हो जाए, एक दूसरे से टकरा जाए, या फिर वह इस तरीके किसी भी तरीके से बस वह ब्रोक हो जाए, किसी भी तरीके से वह टूट जाती है, ठीक है। अब देखो वह किसी भी तरीके से टूट गई तो यहां तो पड़ी नहीं रहेगी। अब यहां पर ये जो सेडिमेंट्स थे, है ना, ये क्या है बच्चों, ये सेडिमेंट्स हो गए, अवसाद हो गए। इसको हमने क्या कहा, अवसाद कहा, सेडिमेंट्स का। इतना समझ में आ गया कि जो रॉक अभी तक बन गई थी, ये मान लीजिए ये इग्नियस रॉक है, ठीक है, और ये समय के साथ साथ ताप से, दाब से, हवा से, अच्छा और ऐसा होगा कैसे, हम देखेंगे कि ये बेसिकली यहाँ पर ये जो ब्रेक हो रहा है ना, और ये सारी चीजें कई कारणों से होती है। और हम देखेंगे कि ये जो सेडिमेंट है वह एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, इनका डिपोजिशन हो जाता है, इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ये जो सेडिमेंट है इनका डिपोजिशन हो जाता है, और डिपोजिशन कैसे हो सकता है, वाटर से हो सकता है, ठीक है, विंड से हो सकता है। तो ये पानी से बहते हुए जल अपने साथ अवसाद लेकर नहीं जाते, जिससे कि हमारा उत्तरी भारत का निर्माण हुआ, पढ़ चुके ना हम। यही अवसाद है बच्चों कि चट्टाने टूट टूट कर नदी के साथ, नदी का बहाव तेज था, चूंकि पर्वत से उतर रही थी, तो बहुत ज्यादा आप देखना कि उत्तराखंड में आप देखोगे कि नदी के किनारे कितने बड़े बड़े आपको इस तरह की चट्टाने दिखती हैं, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, वाटर है और आपका जो विंड है, हवा है। तो यहां से क्या होगा बच्चों, ये जो सेडिमेंट्स थे हम देखेंगे कि इनका क्या हो गया, डिपोजिशन बेसिकली हो गया, एक जगह से ये दूसरी जगह पर आ गए, ठीक है। हमने क्या देखा सबसे पहले कि ये जो है रोल डाउन होना, क्रैक होना, हिट ईच अदर एंड ब्रोकन, इससे ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, ये ब्रेक डाउन हो गए स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। और उसके बाद ये क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जो है वह डिपोजिशन इसकी हो गई, डिपोजिट हो गए, ये ट्रांसपोर्ट हो गए। और यहां पर इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसने किया, वाटर ने एंड विंड ने, ठीक है, वाटर ने एंड विंड ने। अब देखो कि यहां पर मान लो ये समय के साथ साथ ये जो सेडिमेंट्स थे ये यहां पर इकट्ठे होने लगे, इनकी लेयर्स बनने लगी, ठीक है। अब देखो कि ये जो सेडिमेंट्स थे बच्चों, ये क्या हो गए, ये दीज लूज सेडिमेंट्स, उनकी बात हो रही है, दीज लूज सेडिमेंट्स
आर कंप्रेस्ड, आर कंप्रेस्ड एंड हार्ड। ठीक है, ये कठोर हो गए, कंप्रेस्ड हो गए। अब यहां पर इस कंप्रेस्ड होने से, कठोर होने से, यहां पर जो ये चट्टान बनी, इसको हमने क्या कहा? सेडिमेंट। इसको हमने कहा सेडिमेंट्री रॉक, इसको हमने कहा अवसादी चट्टान। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसका एग्जाम्पल भी देख लो, जैसे बेसाल्ट और ग्रेनाइट आपका इग्नियस रॉक का हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल हुआ सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर कैसे बनेगा? रेत के कण उड़ उड़ के, मतलब जो रेत के बारीक कण होते हैं वह जाके चट्टानों पर समय काल के दौरान बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए, उनकी संरचना बहुत ही ज्यादा कंप्रेस्ड होकर इकट्ठा हो गया, उसको हमने क्या कहा? सैंडस्टोन कहा। तो बलुआ पत्थर किसका एग्जाम्पल हो गया? रेत के मान लो छोटे छोटे जो कण है वह इकट्ठे होते गए समय के साथ साथ, और फिर ये एक हो गए, मजबूत हो गए, उससे सैंडस्टोन बन गया। तो सैंडस्टोन किसका उदाहरण हो गया? सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण हो गया। ठीक है, समझ में आया कि जो लूज सेडिमेंट्स थे, जो ब्रेक हो चुके थे, उन्हें विंड और जो वाटर है वह दूसरी जगह पर ले गई, और फिर जो लेयर्स थी वह बनने लगी, और वहां से सेडिमेंट्री रॉक, फॉर एग्जाम्पल बलुआ पत्थर। अच्छा एक बात और सुनो, कि जब इस तरह की शेल बनेगी तब यहां पर इस पे प्लांट हो सकते हैं, है ना? प्लांट हो सकते हैं, ह्यूमन जो बीइंग है वह हो सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे एक जो अंतर आपको दिखेगा कि जो पृथ्वी के अंदर से मैग्मा आया था वह बहुत ज्यादा गर्म था। अब इस चीज को समझना, आप खुद सोचो उसमें क्या होगा, सब कुछ जल जाएगा। तो वहां पर उसमें जो जीवाश्म है, उसमें जो फॉसिल्स है वो नहीं मिलेंगे। लेकिन चूंकि अवसादी समय के साथ साथ इनका डेवलपमेंट होता है ना, समय के साथ साथ इनका डेवलपमेंट होता है। तो यहां पर आप देखोगे कि चट्टान बन रही है, वहां पे कुछ पेड़ पौधे थे, फिर उस पे हो सकता है दूसरी चट्टान बनेगी, यहां से इस तरीके से उसमें जो फॉसिल्स है फिर डेफिनेटली हो सकते हैं, है ना? जो लेयर्स हो सकते हैं, वहां पे जानवर दब गए हो, वहां पे एक सभ्यता दब गई हो, तो इस तरीके से आप देखोगे आगे जाके चाहे पेट्रोल हो, ये सारी चीजें आपको पृथ्वी इस तरह की चट्टानों में मिलती है। तो यहां पर देखो कि ये जो सेडिमेंट्स है बच्चों, इन शैलों पे सूक्ष्म जीव, जानवर, जीवाणु ये सब हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि इसमें फॉसिल्स जो है वे पाए जाते हैं, लेकिन इग्नियस रॉक में ये नहीं पाए जाते। यहां पर फॉसिल्स यानी जो जीवाश्म है, तो जीवाश्म किस में मिलेंगे? फॉसिल्स की अगर हम बात करें, याद रखना फॉसिल्स मतलब जो प्लांट है या फिर एनिमल्स हैं एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन सबके जो अवशेष है, जो जीवाश्म है, वे डेफिनेटली इसमें पाए जाते हैं। याद रखना कि जब हम इग्नियस रॉक की बात करेंगे उसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाएंगे। ये क्लियर हो गया? ये इतना क्लियर हो गया? तो यहां पर हमने इग्नियस रॉक की बात की, इसके टू टाइप्स देखे, सेडिमेंट्री हो गया। आओ चलो कायांतरित की बात यहीं कर लेते हैं, मेटामॉर्फिक। ठीक है, छोटा सा है क्योंकि ज्यादा नहीं है। अच्छा देखो, मेटामॉर्फिक मतलब जब इग्नियस और सेडिमेंट्री, जब इग्नियस एंड जो सेडिमेंट्री रॉक थे, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि इन दोनों जो रॉक है इस पे टेम्परेचर और इस पे बाकी जो प्रेशर है वो सब पड़ना बंद हो गया हो, क्योंकि अब नई रॉक बन रही है। तो याद रखना कि जब ये ग्रेट हीट और प्रेशर से कन्वर्ट हो जाती है, जब इग्नियस और जो सेडिमेंट्री है, ये क्या होगा? ये उच्च ताप, ग्रेट हीट एंड जो दाब है, जो प्रेशर है, जो प्रेशर है इससे कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसका जो चेंज होता है बच्चों, यही चेंज क्या कहलाता है? कायांतरित। कायांतरित मतलब जिसकी काया बदल गई हो, है ना? कायांतरित मतलब जिसकी काया बदल गई हो, जिसकी नेचर बदल गया हो, प्रकृति बदल गई हो। तो यहां पर ये जो चेंज हुआ ना, इसे हमने क्या कहा? मेटामॉर्फिक कहा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो पूछा भी गया, जैसे कि अगर हम मिट्टी की बात करें और मिट्टी पे अगर आप ताप और दाब समय के साथ साथ डालोगे तो ये स्लेट में बदल जाएगा। ठीक है, ये किस में बदल जाएगा? ये स्लेट में बदल जाएगा। तो यहां पर जो स्लेट है ना, ये चेंजिंग जो इसका रूप है, ये जो चेंज हुआ स्लेट में, ये स्लेट है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि लाइमस्टोन की हम बात करें, जो चूना पत्थर है, ठीक है, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ठीक है, तो लाइमस्टोन पर अगर प्रेशर और हीट होगा तब ये कन्वर्ट हो जाएगा मार्बल में, संगमरमर।
संगमरमर किससे बनता है? चूना पत्थर से, और ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, कहां पर है? सफेद संगमरमर की चट्टानें। तो यहाँ पर ये मार्बल हुआ, ये आपका मार्बल जो है ये किसका उदाहरण है? ये कायांतरित, ये मेटामॉर्फिक रॉक है। समझ गए इस चीज को? अब फिर से ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब आप तीन चीजों को समझ गए ना? अब फिर से पढ़ो, एक बार जरा फिर से आओ। अब यहाँ पर हमने इग्नियस रॉक की बात की थी, मतलब इग्नियस रॉक मतलब सबसे पहले जिन चट्टानों का बनना हो रहा है। और ये चट्टानें कैसे बनी? पृथ्वी के अंदर से जो पिघला हुआ जो मैग्मा था, जो मोल्टन मैग्मा था, वह अर्थ सर्फेस पर आ रहा था। कभी अर्थ सर्फेस पर ही ठंडा हो रहा, कभी इनसाइड द अर्थ हो रहा, और ऐसे में इसके दो आधार हो गए, है ना? दो हमने इसके अलग टाइप्स देख लिए। अब देखो, यही जो इग्नियस चट्टानें थी, जब ये टूट जाती हैं, इसके सेडिमेंट बन गए, और विंड से और वाटर से एक दूसरी लेयर्स कहीं और बनने लग गई। तो यहां पर हमने इग्नियस में बात की थी कि यहां पर बेसाल्ट होगा, ठीक है, यहां पर ग्रेनाइट होगा, और यही बेसाल्ट और ग्रेनाइट हम देखेंगे कि आगे जाकर टूटकर एक और, जैसे हमने इसमें क्या बात की थी? सैंडस्टोन की। इसका एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन। तो जब इग्निशियस जो चट्टानें हैं वे टूट रही हैं, टूटकर कहीं और जम जा रही है, हीट और प्रेशर इस पे पड़ रहा है, उससे क्या है, इसका थोड़ा सा जो चेंज है वह हो गया, और यहाँ पर ये कायांतरित सॉरी, ये सेडिमेंट्री हो गई, अवसादी हो गई। मतलब अवसाद से जो इकट्ठी हुई जो सेडिमेंट जो टूट गए थे, उससे एक प्रॉपर चट्टान बन गई, उसको हमने सेडिमेंट्री रॉक किया। इसमें क्या होंगे? इसमें फॉसिल्स होंगे, इसमें फॉसिल्स होंगे, इसमें नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, कायांतरित की जब हमने बात की, तो इग्नियस और जो सेडिमेंट्री रॉक है, इस पे जब हीट और प्रेशर हुआ, इनका जब परिवर्तन हो गया, तो यहां पर यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था कि ग्रेट हीट एंड प्रेशर से जो कन्वर्ट होकर रॉक बनेगी, वह कौन सा टाइप होगा रॉक का? ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, कौन सा होगा? प्राइमरी, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक? मेटामॉर्फिक है ना, डेफिनेटली कायांतरित। तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक ग्रेट हीट प्रेशर से कन्वर्ट हो गई, जिससे कि क्ले का स्लेट में कन्वर्ट हो जाना, लाइमस्टोन का मार्बल में कन्वर्ट हो जाना। कुछ और एग्जांपल्स दोगे क्या? तो ये था। अब लास्ट इसमें बचा हुआ है, अब देखो, अब हम पढ़ते हैं रॉक साइकिल का मतलब क्या है। अब हम लास्ट है हमारा रॉक साइकिल, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। ऑलरेडी 1 आवर का वीडियो हो गया, मुझे लग रहा है कि अगर हम थर्ड चैप्टर करेंगे तो फिर वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा, उसको भी थोड़ा सा समझाना है। तो फिर ऐसा करते हैं कि इसमें हम एक ही चैप्टर रहने देते हैं, ठीक है। देखो, तो वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर। ये तो हमने देख ही लिया, ये तो हम अभी तक समझ ही गए हैं ना। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे इग्नियस जो है वह सेडिमेंट्री बन रही थी, सेडिमेंट्री और इग्नियस कैसे मेटामॉर्फिक बन रही थी। अब आगे मेटामॉर्फिक किसमें कन्वर्ट होता है वो और सुन लो। देखो, सबसे पहले क्या था बच्चों, ये आपका इग्नियस रॉक हो गया, ठीक है, इग्नियस रॉक हो गया। जैसे कि हमने यहाँ पर बेसाल्ट की बात की थी, जैसे कि यहाँ पर हमने ग्रेनाइट की बात की थी। इग्नियस रॉक कैसे बना था कि जो मैग्मा है, जो मोल्टन मैग्मा था, है ना, जो मोल्टन मैग्मा था, जब ये अर्थ सरफेस पर आकर कैसा हो रहा है? कूल हो रहा है एंड सॉलिड प्रोफाइल में कन्वर्ट हो रहा है, तब इसको हमने इग्नियस या आग्नेय चट्टानें कहा था, ठीक है। अब हुआ क्या, हमने देखा कि इसी के जो छोटे छोटे टुकड़े थे, जो सेडिमेंट्स थे, जो अवसाद थे, ये टूट गए। अब ये टूटे कैसे थे? ये हीट की वजह से, हिट करने की वजह से कई तरीके से टूट गए, और जब ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गए, तब विंड एंड वाटर जो है वैसे दूसरी जगह ले गई, और यहां पर सेडिमेंट्री जो रॉक है वो बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टानें बन गई। इसका एग्जाम्पल सैंडस्टोन। एग्जाम्पल तो आज की क्लास में ही याद हो जाएंगे, है ना, 2-3 बार बता दिए। अब आगे जाके हम देखेंगे कि चाहे आप इग्नियस की बात कीजिए या फिर हम सेडिमेंट्री की बात करें, ठीक है, तो इससे ये मेटामॉर्फिक जो है ये बन जाएगी, कायांतरित, ठीक है। कायांतरित चट्टान कैसे बन रही थी? फॉर एग्जाम्पल संगमरमर, मार्बल इसका एग्जाम्पल है। ये कैसे बन रहा था? ग्रेट हीट एंड प्रेशर, तो ये इससे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आगे देखना,
देखो बच्चों, आगे जाकर ये जो कायंत्रित चट्टाने हैं, अब इस पर हीट या प्रेशर पड़ा तब ये जाके फिर जो मोल्टन मैग्मा है इसमें कन्वर्ट होके ये इनसाइड द अर्थ चली जाती है और फिर से वही मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर वापस आ जाता है और ये जो साइकिल है वह चलता रहता है। तो जो इग्नियस है इसका सेडिमेंट में कन्वर्ट हो जाना, इसका जो है ये भी कहीं ऐसा हो सकता है कि वहां पे ताप हुआ, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया या फिर कुछ ऐसा हो गया कि भूकंप हुआ या फिर ज्वालामुखी हुआ, तो उससे जो चट्टाने हैं वह फिर से पिघलकर पृथ्वी के अंदर चली गई, इनसाइड चली गई, तब भी जो है वह रॉक साइकिल जो है वह चलने लगा। तो यहां पर हमने देखा कि रॉक साइकिल क्या है, सर्टन अगर हम देखें अंडर सर्टन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर में जो एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज होना है, चाहे मेटामॉर्फिक का मैग्मा में बदलना हो, इग्नियस का मैग्मा में बदलना हो, इग्नियस चट्टान का चाहे सेडिमेंट में बदलना हो, सेडिमेंट मेटामॉर्फिक में बदले, और मेटामॉर्फिक इग्नियस और सेडिमेंट चाहे डायरेक्ट मैग्मा में भी बदल सकते हैं। और इनका यही जो एक साइकिल चलेगा, वन टाइप ऑफ रॉक जो है वह चेंज हो रही है अनदर टाइप में सर्टन कंडीशंस की वजह से, और यही जो प्रोसेस है इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा रॉक साइकिल कहा, इसको हमने क्या कहा, रॉक साइकिल कहा। क्लियर है ये आपको? क्लियर हो गया? जो आगे लिखा है वो सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है? पढ़ दूं एक बार। यू हैव ऑलरेडी लर्न, कुछ बच्चों के मन की बात मैंने सुन ली है ना। चलो, इतना भी काम मत करना कि अच्छे से बैठ के एक बार रीडिंग कर लो। देखो, रीडिंग जब करोगे ना तब बहुत सारी चीजें क्लियर, समझ आपने लिया, लेकिन समझ से कभी कभी काम नहीं चलता बच्चों, आपको समझना है, उसके साथ आपको रीडिंग भी करनी है। You have already learnt when the molten magma cools, it solidify, it become a igneous rock. ठीक है? These igneous rock are broken down into a small particle that are transported and deposited to from sedimentary rock. ठीक है? When the igneous and sedimentary rock are subjected to heat and pressure and they change metamorphic, and the metamorphic rock विच आर स्टिल अंडर ग्रेट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन, है ना, ये पिघल गई अब, और ऐसे में ये मेल्ट डाउन हो गई और ये फिर से मोल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो मैग्मा है फिर से इग्नियस रॉक के रूप में प्रकट हो गया। अब यही तो रॉक साइकिल है, यही तो क्या है, ये इसको हम कहेंगे, ये पूरा आपका रॉक साइकिल हो जाएगा। तो अभी चलो आप थोड़ा एक्सरसाइज बता देती हूँ। व्हाट आर 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ? बता दोगे 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ? ट्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ट्रस्ट, मेंटल एंड कोर। व्हाट इज रॉक? रॉक क्या है? नेम 3 टाइप ऑफ रॉक। इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक फॉर्म्ड? किस तरीके से ये फॉर्म्ड होंगी? तो हमने देखा कि जब जो आपका क्रस्ट था, ठीक है, अगर हम भूपर्वती की बात करें और हम यहाँ पर मोल्टन मैग्मा की बात करें, तो मोल्टन मैग्मा जब सरफेस पे आके कूल डाउन और सॉलिडिफाई हो रहा था तब हमने इसको क्या कहा था, एक्सट्रूसिव, और इंट्रूसिव मतलब जब अंदर हो रहा था, जैसे कि ग्रेनाइट। व्हाट डू यू मीन बाय द रॉक साइकिल? एक का दूसरे में कन्वर्ट हो जाना, है ना, जैसे कि इग्नियस रॉक का सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री का मेटामॉर्फिक में, और यहाँ पर जो मोल्टन मैग्मा था, ठीक है, उससे इग्नियस बना था, और बेसिकली मेटामॉर्फिक एक समय के बाद फिर से मोल्टन मैग्मा में कन्वर्ट होता है। तो ये जो साइकिल चलती रहती है यही रॉक साइकिल है। व्हाट आर द यूज ऑफ रॉक? बहुत सारा यूज हो सकता है, सीमेंट बनाने में है, घर बनाने में है, सड़क इंफ्रा में है, कई तरीके से। व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक? तो जब सेडिमेंट्री और इग्नियस जो है वह प्रेशर एंड हीट के चलते, फॉर एग्जाम्पल क्ले से प्लेट में बदल जाना, और अगर देखो जब भी उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, जब भी उसका स्वरूप चेंज हो रहा है, तब याद रखना उसे हम मेटामॉर्फिक कहेंगे। ठीक है, चलो आओ, टिक द करेक्ट आंसर। द रॉक which is made up of molten magma. molten magma से कौन सी रॉक बनेगी? igneous, sedimentary, metamorphic? definitely the innermost layer of the earth. innermost, uppermost की जब हम बात करेंगे वो तो क्रस्ट था, ये मेंटल जो है वह मिडिल था, तो इनरमोस्ट की बात करेंगे तो ये आपका कोर एरिया है। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल, गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल, ये किसका रूप है, किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये रॉक है, मिनरल्स है, फॉसिल्स है। ठीक है, रॉक विच कंटेन फॉसिल आर, किसमें किसमें मिलेंगे? सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक या इग्नियस? द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ,
द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ की बात पूछी गई है, क्रस्ट है, मेंटल है या कोर है? अब मैच द फॉलोइंग देख लो, कोर है, मिनरल्स है, रॉक है, क्ले है, सियाल है। अब इसको आप कनेक्ट करते रहना, ठीक है। जैसे कि अगर हम कोर की बात करें तो कोर हमने क्या देखा, ये आपका इनर मोस्ट है, इनर मोस्ट लेयर है, नहीं है ना? क्लियर है इतना? तो आगे आपको ये जो है सॉल्व करना, कुछ खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। वैसे आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब एक बार फिर से देख लो कि हमने आज की क्लास में पढ़ा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने बात की केवल और केवल इनसाइड आर अर्थ की, बिकॉज ऑफ यही चैप्टर आपको थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा। काफी सारे डायग्राम्स है, 1 घंटा 10 मिनट का ऑलरेडी मैं रिकॉर्डिंग देख पा रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर इसलिए हम आज चेंजिंग अर्थ और इसके साथ कुछ कॉन्सेप्ट हम कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इनसाइड और अर्थ में हमने बात की कि अगर हम पृथ्वी के अंदर देखें तब यहाँ पर हमें उसके जो इंटीरियर है वह 3 पार्ट्स में डिवाइड है, क्रस्ट है, मेंटल है एंड आपका कोर है, ठीक है। रॉक एंड मिनरल्स की जब हम बात करेंगे, इसके 3 टाइप से, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, और यहाँ पर हमने शेल चक्र यानी रॉक साइकिल की बात की। रॉक साइकिल से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम पृथ्वी को देखें अंदर की तरफ, इनसाइड द अर्थ, हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्रस्ट जो इसमें पहला है, ठीक है, क्रस्ट जो यहाँ पर पहला है, सबसे ऊपर अपर मोस्ट पार्ट है अर्थ का, इसको हमने क्या देखा कि इसकी जो चौड़ाई की अगर हम बात करें तो कॉन्टिनेंटल मास में 35 किलोमीटर है, महाद्वीपीय संतति 35 किलोमीटर चौड़ी है, और ओशियन फ्लोर्स की बात करें ये 5 किलोमीटर है यहाँ पर भूपर्पट्टी की चौड़ाई, है ना। और जब हम मेंटल की बात करेंगे ये कितना है, 100 से लेकर हम देखा लगभग 2900 किलोमीटर तक है। क्रोट की बात करें 2900 किलोमीटर से लेकर 6378 किलोमीटर है, ठीक है। इसके अलावा हमने सियाल, सीमा, नीफे की बात की। तो कहां से शुरू कर दूं, यहां से कर दूं सियाल? नहीं, यहाँ पे नीफे। तो जो कठोर, हम कह सकते हैं जो ज्यादा कठोर पदार्थ है वो कहां पर, पृथ्वी के अंदर है। तो जैसे गुरुत्वाकर्षण की जब हम बात करते हैं, जो कि निकेल और आयरन जैसी भारी धातुएं जो है वह पृथ्वी के गर्भ में है, क्रोड में है। तो यहाँ पर नीफे कहां पर होगा, क्रोड जिनसे मिलकर बना है उसमें ज्यादातर निकेल एंड आयरन है। सिलिका और एल्यूमिना की जब हम बात करेंगे, ये आपका क्रस्ट है, सिलिका मैग्नीशियम आपका मेंटल वाला पार्ट होगा। क्रोट में हमने देखा कि आउटर कोर लिक्विड प्रोफाइल है, और इंटरनल इनर की बात करेंगे तो ये सॉलिड प्रोफाइल है, ठीक है। और यहाँ पर हमने डिसकॉन्टिन्यूटीज की भी बच्चों बात की, ठीक है। आगे हमें इस डिसकॉन्टिन्यूटी को पढ़ना है, आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है, बट हमने फिर भी पढ़ लिया ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आए, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हम कंटेंट पढ़े। तो हमने देखा कि अगर हम देखें अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, है ना, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सा था, कोनार डिस्कंटिन्यूटी था। डिस्कंटिन्यूटी का मतलब जहां से टेम्परेचर और जो अवस्थाएं थी मिनरल्स की, पदार्थों की, वह चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और उसके बाद हमने देखा अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी, उसको रेवती असंबद्धता कहेंगे, ठीक है। लोअर मेंटल और कोर की बात करें, इसके बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता है। लोअर कोर और आउटर कोर के बीच में लिहमेन जो है वह डिस्कंटिन्यूटी है, ठीक है। और इस तरीके से हमने डिस्कंटिन्यूटी की बात की, ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अच्छा, हमने एथनोस्फीयर की भी बात की। एथनोस्फीयर मतलब जो पार्शियली मोल्टन है, यहीं से जो मैग्मा है ज्वालामुखी के समय में पृथ्वी के धरातल पर आता है, ठीक है। साथ ही हमने रॉक एंड मिनरल्स की बात की, और हमने देखा कि यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ रॉक से मिलकर अर्थ का जो क्रस्ट है वह बना हुआ है, और एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर जो है जो कि अर्थ का क्रस्ट बनाता है उसको हम रॉक कहते हैं। और ये डिफरेंट हो सकते हैं इसके टेक्सचर में, इसके कलर में, और इसके साइज में, इसके रंग में, इसके आकार में, और इसके संरचना में, ठीक है। और इसे हमने 3 भागों में डिवाइड किया। आग्नेय यानी कि प्राथमिक चट्टानें, आग्नेय यानी कि प्राइमरी रॉक जो सबसे पहले बनती हैं, और ये कैसे बनेगी, जब मोल्टन मैग्मा जो है वह अर्थ पर आकर, पृथ्वी पर आकर ठंडा हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, उससे आग्नेय चट्टानें बन जाएंगी, इसमें फॉसिल फ्यूल नहीं होंगे, ठीक है। सेकंड, हम सेडिमेंट्री रॉक की हमने बात की। थर्ड, हमने मेटामॉर्फिक की बात की, ठीक है। अब देखो एक बार फिर समझो, जब हमने इग्नियस रॉक को पढ़ा, आग्नेय चट्टानों को पढ़ा, आग्नेय चट्टान मतलब मोल्टन मैग्मा जब पृथ्वी पर आके ठंडा हुआ, आग्नेय चट्टान 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया, एक तो आपका अंतर्भेदी, दूसरा आपका बहिर्भेदी, ठीक है। इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव है कि अर्थ के सरफेस पर आकर मैग्मा जो है वह कूल हुआ था और सॉलिडिफाई हुआ था, वेरी फाइन एंड ग्रेन स्ट्रक्चर है, जैसे कि हम बेसाल्ट की बात करेंगे और दक्कन प्लेट्यू की बात करेंगे। तो यहाँ पर दक्कन के पठार की जो संरचना है वह किससे निर्मित है, वह ज्वालामुखी से निर्मित है ना, ज्वालामुखी से निर्मित है। ज्वालामुखी मतलब ज्वालामुखी में होता क्या है,
जो पिघली हुई अवस्था में जो चट्टाने हैं, जो पदार्थ हैं, वह पृथ्वी पर आ जाते हैं, है ना। उससे बहुत सारे, चाहे हम सैंड की बात करें, वेपर की बात करें, गैसेस की बात करें, वो सब निकलता है। तो यहाँ पर ये बेसाल्ट किसका हो गया, एक्सट्रूसिव का पार्ट। इंट्रूसिव की बात करेंगे, मतलब जो मोल्टन मैग्मा है वो इनसाइड द अर्थ कूल डाउन हो रहा है, जैसे कि ग्रेनाइट, ठीक है। तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी हो गया, इसकी बात हो गई। अवसादी का मतलब क्या देखा, जो रॉक है वह टूट रही थी कई कारणों से, और विंड और जो वाटर है वह एक जगह से दूसरी जगह इसका डिपोजिशन कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। और यही जो सेडिमेंट है, ये जब कंप्रेस्ड हो गए, जब हार्ड हो गए, तभी हमने, फॉर एग्जाम्पल बलुआ पत्थर, हमने इसको सेडिमेंट्री रॉक कहा। इसमें फॉसिल्स होंगे, प्लांट, एनिमल और लिविंग, अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। फिर हमने बात की कायांतरित की, यानी मेटामॉर्फिक, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री जो रॉक है हीट एंड प्रेशर से कन्वर्ट हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल चूना पत्थर का संगमरमर में बदल जाना, लाइमस्टोन का मार्बल में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। अगर कन्वर्ट है तब ये रॉक साइकिल की बच्चों हमने बात की कि रॉक साइकिल में क्या होगा कि जो इग्नियस है, जो सेडिमेंट्री रॉक है, जो मेटामॉर्फिक है, जो मोल्टन मैग्मा, ये सब एक दूसरे में कन्वर्ट हुआ जा रहा है, एक से दूसरे में बदलने की जो प्रक्रिया वह लगातार चल रही है, और इसी साइकिल को हम रॉक साइकिल कह रहे हैं, ठीक है। बाकी हमने यहाँ पर एक्सरसाइज और बाकी सब भी देखा, ठीक है। अब देखो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है ना, आर चेंजिंग अर्थ, इसमें हमें बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन ये हम अब कल की क्लास में इसको पढ़ लेना, वरना लेक्चर आपका लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर जो भी पार्ट समझ में नहीं आया, सो प्लीज कमेंट करके बता दिया करो कि मैम ये समझ में नहीं आया, ताकि मैं कल की क्लास में आपके उस डाउट को ले सकूं, है ना। और अगर समझ में आया तब भी आप लिख सकते हैं कि हाँ बेहतर तरीके से समझ में आ गया, जो कि आप सभी काफी लिखते भी है। चलिए, तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।